लॉ चैनल पर मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट 1923 जो पहले वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट 1923 कहलाता था के संबंध में ये वीडियो बनाने जा रहा हूं। ये जानकारी सभी व्यक्तियों को होनी चाहिए। 4 नए लेबर कोड्स अब मोदी सरकार द्वारा लाए गए हैं और इनमें ये जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ इन सब की जानकारी आपको होनी चाहिए। एम्प्लॉइज के संबंध में जो एम्प्लॉइज हैं, वर्कमैन हैं, कंपनसेशन के बारे में, स्टूडेंट्स हैं, कोई भी वर्किंग जो भी प्रोफेशनल है, लॉ स्टूडेंट हैं, जजेस हैं, एडवोकेट्स हैं, सबके लिए वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है। शुरू से अंत तक देखिए। एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट 1923 वर्तमान नाम रखा गया है, जबकि पुराना नाम वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट 1923 था और ये 2009 के अमेंडमेंट के द्वारा एम्प्लॉइज नाम कर दिया गया है, जबकि वह पहले वर्कमैन्स कंपनसेशन था। यह आपको जानना चाहिए। दूसरा, किसी भी मजदूर या कामगार या वर्कमैन की कार्य के दौरान तथा परिणाम स्वरूप जब कोई घटना घटित होती है, डिसेबलमेंट हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो उस कामगार को या उसके डिजीज्ड के जो भी डिपेंडेंट्स हैं उनको मुआवजे की राशि नियोक्ता को देनी होती है। डेथ हो, डिसेबलमेंट हो, एक्सीडेंट हो, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड अराइजिंग आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट होने वाली चोट या डेथ। और इसमें इस अधिनियम में 36 टोटल सेक्शन है। इंपॉर्टेंट 4 शेड्यूल भी दिए गए हैं। शेड्यूल 1 लिस्ट ऑफ इंजुरीज के बारे में है जो 2 पार्ट में है, टोटल और पार्शियल डिसेबलमेंट बताता है, लेकिन इसके अंदर जब भी क्षतिपूर्ति मुआवजा मिलेगा एम्प्लॉय का होना जरूरी है, अर्थात वो नियोक्ता के अधीन काम इंजुरीज आनी चाहिए। सेकंड शेड्यूल जो कहता है वो एम्प्लॉयज कौन कौन माने जाएंगे उसके बारे में सारी व्यवस्था देता है। थर्ड शेड्यूल जो है वो लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशनल डिजीज के बारे में, व्यवसाय के संबंध में कोई भी बीमारी ऐसी हो जाती है उसे ऑक्यूपेशनल डिजीज कहा जाता है। और फोर्थ शेड्यूल कितना कंपनसेशन मिलेगा ये सारा उसकी एज, वेजेस और रेलिवेंट फैक्टर जिसका एक फॉर्मूला निर्धारित है उसके आधार पर होता है। यह आपको जानना चाहिए। तो उसके आधार पर कैलकुलेशन कोई भी व्यक्ति करे उस फॉर्मूले सूत्र के अनुसार ही उसे कंपनसेशन मिलेगा। यह आपको जानकारी होनी चाहिए। कौन इसमें कवर्ड होगा? फैक्ट्रीज में काम करने वाले लोग होंगे। उसके अलावा इसके अंदर जो भी ड्राइवर है, क्लीनर है, कंडक्टर है, रेलवे में काम करने वाले लोग हैं, कोई डिसेबलमेंट आता है तो ये सब लोग इसके अंदर कवर्ड होंगे। और एक चीज और विशेष इसमें महत्वपूर्ण है कि जिन पर ईएसआई अधिनियम के प्रावधान लागू हैं उन पर वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट के प्रावधान लागू नहीं होंगे। ये आपको जानना चाहिए। इसका रीजन एक ही है कि एक ही बार कंपनसेशन मिल सकता है, डबल कंपनसेशन वो नहीं ले सकता है। दूसरा, मोस्ट कंसेप्ट डिसेबलमेंट का जैसा मैंने आपको बताया, उसकी अगर अर्निंग कैपेसिटी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और अराइजिंग आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, हाथ पैर कट गया, मर गया, जिंदा है तो अर्निंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। जो काम वो करता था वो अब नहीं कर पाएगा दुर्घटना घटित होने के बाद। तो अर्निंग कैपेसिटी में कितनी कमी आई है इसका असेसमेंट किया जाता है। डॉक्टरी सर्टिफिकेट भी रहता है। परमानेंट और टेम्परेरी 2 तरह की ये डिसेबिलिटी हो सकती है। जैसे लॉस ऑफ थंब है, ये 30% लॉस ऑफ शेड्यूल में माना गया है। लॉस ऑफ बोथ हैंड्स अगर कट गए टोटल परमानेंट, तो इसमें कई बार अलग अलग है परसेंटेज ऑफ लॉस। ऐसे में जैसे फिंगर गई है तो 50% उसकी सारी, और उसकी जो हाथ है, दूसरा हाथ कट गया है 60%। कुल मिलाकर 100% से ज्यादा जो उसकी अर्निंग कैपेसिटी है वो कम होना न मानते हुए उसे 100% तक, जैसे दोनों एम्प्यूट लेग्स हो गई थी एक प्रकरण में, तो उसे मेरे द्वारा 100% कंपनसेशन दिलाया गया। यह आपको जानना चाहिए। एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ लॉस कितना हुआ उस आधार पर कमिश्नर फॉर वर्कमैन्स कंपनसेशन के यहाँ दुर्घटना घटित होने के 30 दिवस में एम्प्लॉयर या बीमा कंपनी को जो बीमे की राशि है, जो उसके कंपनसेशन की राशि है, वो जमा कर देनी चाहिए। अन्यथा वो 12% तक ब्याज और 50% तक पेनल्टी के लिए सेक्शन 4A के अंतर्गत लायबल होगा। दूसरा, इसके अंदर आपको ये जानना चाहिए कि जैसे रेलवे सर्वेंट है, क्रू ऑफ शिप है, ये सब ड्राइवर है, जैसा मैंने बताया, क्लीनर है, हेल्पर है, और कोई अब्रॉड में भी है तो उसको भी कंपनसेशन मिलेगा।
और ये कंपनसेशन जैसा मैंने बताया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में भी है कोई, इसमें 30 दिवस के अंदर यदि नियोक्ता या बीमा कंपनी कमिश्नर फॉर वर्कमैन कंपनसेशन जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर लेबर कोर्ट है उसे ये पावर मोस्टली दिए रहते हैं, वहां जमा कर दे तो वो इंटरेस्ट पेनल्टी से बच सकता है। अन्यथा डिले होने पर सेक्शन 4A के तहत जैसा मैंने बताया 12% ब्याज और 50% तक पेनल्टी इंपोज हो सकती है। तो ये वर्कर्स के हित में बनाया गया एक सोशल लेजिस्लेशन है, ये आपको जानना चाहिए, क्योंकि वर्कर्स जो भी है वो अपना श्रम देते हैं और मैनेजमेंट अपना पैसा लगाते हैं, कैपिटल लगाते हैं, और इस तरह दोनों के रिलेशन के हिसाब से कंपनी में, फैक्ट्री में, जहां भी वो काम कर रहा है, ये वर्कमैन अगर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड अराइजिंग आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट कोई एक्सीडेंट होता है, डेथ होता है, तो ये आपको जानना चाहिए, उसका कंपनसेशन उसको मिलता है। पैसा जमा होने के बाद ये कमिश्नर को राइट दिया गया है कि वो उसकी जांच करेगा। डिसेबल पर्सन है तो वो स्वयं उपस्थित होगा, उसके बयान वगैरह लेगा, डॉक्टरी सर्टिफिकेट वगैरह का डॉक्टर का कथन होता है, और उस आधार पर वो एसेस करेगा कितना कंपनसेशन उसका बनता है, कितना उसको नगद देना है, कितना उसकी एफडीआर करनी है। इसी तरह डिजीज्ड के जो मृतक के आश्रित गण हैं, वैधानिक आश्रित हैं, उसकी पत्नी है, बच्चे हैं, माँ बाप हैं, तो ये सब की जांच भी पेपर में पब्लिकेशन किया जाता है। आपत्ति वगैरह किसी को है तो वो भी आएगा, न्यायालय उस पर विचार करता है, जो जमा कंपनसेशन राशि है उसका पूरा जांच पड़ताल करने के बाद कंपनसेशन का वितरण कर देता है। चाहे वो जिंदा है तो फेटल एक्सीडेंट, नॉन फेटल एक्सीडेंट, या मृत्यु के संबंध में है तो वही जो फॉर्मूले बने हुए हैं उसके हिसाब से रेलिवेंट फैक्टर, एज, वेजेस के हिसाब से इसका, और कमिश्नर को इसमें गार्जियन बनाया गया है, क्योंकि जो भी उसको 10-5 लाख रुपए की राशि मिलनी है कंपनसेशन की, वही उसकी जीविका का साधन होता है। तो ये बड़े विचार करके, और ये सोशल वेलफेयर लेजिस्लेशन में जल्दी से जल्दी 3 महीने के अंदर निराकरण इस मामले का यथासंभव हो जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। मैंने बहुत सारे केसेस अपने पद स्थापना काल में निपटाए हैं जिनमें कंपनसेशन लोगों को समय से दिलाने का पूरा भरपूर प्रयास किया है, और माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय तक भी कई मामले गए, लेकिन ईश्वर की ऐसी कृपा रही कि सभी मामलों में जो मेरे द्वारा अवार्ड पास किया गया लगभग मेंटेन रहा। तो इस तरह आप इस वर्कमेंस कंपनसेशन एक्ट, जिसे वर्तमान में एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट 1923 कहते हैं, इसकी जानकारी मैंने आपको संक्षेप में दी। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो सारे मित्रों, दोस्तों को भेजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मैं हृदय से आभारी हूँ। लगभग 84,400 से ऊपर मेरे सब्सक्राइबर हो चुके हैं, करीब 3300 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। इस चैनल से जो लोग नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएं। एक और विशेष अनुरोध, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी यूट्यूब पर एक चैनल अर्चना आरटी अब के नाम से है, कृपया उस चैनल को भी देखें, उसके भी वीडियोस लाइक करें, शेयर करें। इस वीडियो में यहीं तक, मैं हृदय से आपका सभी का आभारी हूँ। फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।